प्रिय विद्यार्थियों, टीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 5 समास में जो अंतिम समास है अर्थात बहुब्रीहि समास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। उदाहरण सहित मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। फिर हम चर्चा करेंगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर, उसके बाद से द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर, तत्पश्चात समास और संधि में अंतर। इसके बाद से ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम व द्वितीय, जिसे आप कहते हैं उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, द्वितीय पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद, इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद, अन्य पद अर्थात समस्त पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए, इससे पहले जितने भी आपने समास पढ़ा उसमें आपने देखा कि किसी में उत्तर पद प्रधान था, किसी में पूर्व पद प्रधान था, किसी में दोनों ही पद प्रधान थे। लेकिन यही एक ऐसा समास है जिसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न उत्तर पद, अर्थात पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। और वो तीसरा पद कौन सा होता है? समस्त पद। एक विशेषता उसकी और होती है कि ये समस्त पद जो है विशेष्य का कार्य करता है। विशेष्य यानी किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता है। किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध कराता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया हो। ठीक है, समस्त पद क्या कराता है? वो विशेष होता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। अब देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण का हम इसका लेते हैं। उदाहरण कि नीलकंठ। ठीक है, अब देखिए ये समस्त पद है। ठीक, अभी नीलकंठ को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी अंतर कर्मधारय और बहुब्रीहि में तो समझ में आएगा, क्योंकि नीलकंठ वहां भी मैंने बताया था और नीलकंठ इसमें भी है। तो आपके मन में संदेह होगा कि सर नीलकंठ आपने कर्मधारय में बताया था और बहुब्रीहि में बता रहे हैं। लेकिन अंतर जो होता है वो समास विग्रह का होता है, जब हम उसका विस्तार करते हैं। जैसे यहाँ पे समास विग्रह क्या होगा कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? शिव की बात कर रहे हैं, भगवान शिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीलकंठ। अब देखिए ये दो पद इसमें है, नील प्लस कंठ। ठीक है, इससे बना हुआ है। तो ना ये प्रधान है और ना ये प्रधान है, ये दोनों प्रधान नहीं है। प्रधान कौन है? जो ये तीसरा बन रहा है नीलकंठ, ये प्रधान है। ये जो समस्त पद है ये प्रधान है और ये किसका बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है विशेष व्यक्ति अर्थात भगवान शिव की। ठीक है, इसलिए जो नीलकंठ है वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार जो है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। देखिए पीतांबर, इसका जब समास विग्रह करेंगे, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है। इसी प्रकार का लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणि यानी चक्र है जिसके हाथ में, पाणि का अर्थ होता है हाथ, अर्थात विष्णु भगवान। वीणापाणि, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात मां सरस्वती, सरस्वती जी की बात करेंगे। कुल मिलाकर बहुव्रीहि समास में आप देखेंगे जितने भी देवी देवता हैं उनके पर्यायवाची शब्द जो है इसमें आते हैं। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो बहुव्रीहि समास है। और मुख्य जो इसमें विशेष चीजें हैं वो है इनका समास विग्रह करना, ऐसे समस्त पदों का समास विग्रह आप कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद जो इसमें अंतर देखेंगे, ये जो छठा और अंतिम समास था बहुव्रीहि समास वो समाप्त हुआ। अब हम अंतर देखेंगे कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है। ठीक है। यहां से आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। कर्मधारय, कर्मधारय एवं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। अब देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। ठीक है। विशेषण विशेष्य का बोध होता है। या इसी में आप कह सकते हैं उपमान उपमेय का, उपमान और उपमेय का बोध होता है। ठीक है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या होता है। बहुव्रीहि में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ध्यान में लिखो, अन्य पद प्रधान होता है। और उसी अन्य पद को हम क्या करते हैं, समस्त पद करते हैं, समस्त पद। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई। पूरी परिभाषा में आप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले ही मैंने परिभाषा लिखवा चुका हूँ, मुझे बस अंतर आपको समझाना है। देखिए आप उदाहरण लीजिए, नीलकंठ, 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 नीला है कंठ जो, समास विग्रह इसका देखिए, नीला है कंठ जो। ठीक, यहां जो है ये हो जाएगा आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सब कैसे होगा। देखिए यहां जो है इस कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, इस कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। तो कंठ हो गया यहाँ पे विशेष और नीला जो हो गया विशेषण, विशेषण हो गया। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें जो है विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए नीलकंठ क्या होगा, कर्मधारय होगा। अब देखिए नीलकंठ का समास विग्रह, नीलकंठ का पुनः समास विग्रह देखिए, नीलकंठ ये हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव। अब यहाँ देखिए न नील इसमें जो है प्रधान है, न कंठ प्रधान है। इन दोनों का जो है जब मेल हो रहा है, दोनों को जब पास पास हो रहा है, समास उसका कर रहे हैं, समस्त पद जब बना रहे हैं, तो ये समस्त पद किसी विशेष व्यक्ति को का बोध करा रहा है, अर्थात भगवान शिव का बोध करा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये नीलकंठ बहुव्रीहि समास। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको आप नोट करिएगा कापी में, कि जब भी परीक्षा में पूछे नीलकंठ दिया हो और यदि ऑप्शन में दिया हो कि अगर प्रश्न पूछे कि नीलकंठ में कौन सा समास है और ऑप्शन में दिया हो कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विव, ठीक है, तो हमेशा आप जो है बहुव्रीहि को भी चेक करेंगे। ठीक है, कर्मधारय दिया है तब भी
बहुव्रीहि समास को ही टिक करना है, और यदि बहुव्रीहि समास नहीं दिया हो तो कर्मधारय समास होगा। क्यों बहुव्रीहि समास होगा? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनके जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको जो है मुख्य रूप से आधार बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये विशेषण विशेष बाद में होगा। अगर बहुव्रीहि नहीं दिया तो कर्मधारय। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक इसी प्रकार अब जो है द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर परीक्षा में आए तो आपके मन में संदेह या कोई संशय नहीं होना चाहिए इसको लेकर, क्वेश्चन गलत ना हो, इसका आंसर आप गलत मत चुनिए। तो यहाँ आप देख लीजिए कि द्विगु समास, द्विगु एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में मैंने आपको बताया है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है, संख्यावाची। ठीक है, अर्थात संख्या का बोध कराता है। और बहुव्रीहि समास में हम जानते हैं, ये मैंने आपको बताया, बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी विशेष का बोध कराता है, किसी विशेष का बोध कराता है, ठीक है। अर्थात इसमें तो प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है, उससे बना समस्त पद प्रधान होता है और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। तो देखिए उदाहरण से आप इस अंतर को समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि त्रिनेत्र, ठीक, आपने देखा होगा कि मैंने द्विगु समास में ये उदाहरण दिया था, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्रों का समूह। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था त्रिनेत्र, चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, ये सब कौन से समास है? ये सब द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अलग अलग करेंगे त्रि प्लस नेत्र, तो ये जो प्रथम पद बन रहा है ये संख्यावाची है, और जो पूर्व उत्तर पद है वो क्या है? वो इसकी संख्या को बता रहा है। वो जो पूर्व पद, हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, अर्थात वो उत्तर पद की संख्या को बताएगा कि उत्तर पद कितना है। त्रिनेत्र, नेत्र की संख्या कितना है? 3 है। चतुर्भुज, भुजाओं की संख्या कितनी? 4 है। 9 रत्नों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, तो ये देखना कि प्रथम पद जो है वो संख्या को बता रहा है, और किसकी संख्या बता रहा है? उत्तर पद की संख्या बता रहा है। तो यहाँ पे त्रिनेत्र का जो समस्त विग्रह करेंगे, सॉरी समास विग्रह, ये तो समस्त पद हो गया, समस्त पद हो गया, समस्त पद, ठीक, ये हो गया। अब इसका समास विग्रह देखिए, तीन नेत्रों का समूह, ठीक है, तीन नेत्रों का समूह, ये होगा त्रिनेत्र, और ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद फिर से पुनः इसका जब हम समास विग्रह करते हैं त्रिनेत्र का, देखिए अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात ये क्या हो जाएगा? शिव, अर्थात शिव। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर हमने इसको संख्या का बोध कराया और उसका समूह दिखा दिया। ठीक है, तीन नेत्रों का समूह, और यहाँ क्या किया? 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव, यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे यहाँ किसका बोध हो रहा है? किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। और जैसा कि विश्व प्रसिद्ध है भगवान शिव, त्रिनेत्र जब भी नाम आएगा तो आपके मन में हमेशा भगवान शिव की ही वाले स्मरण होगा, भगवान शिव की बात हो रही है। लंबोदर जब भी कहेंगे, लंबा है उधर जिसका, अर्थात जिसका भी पेट बड़ा हो सभी लंबोदर है, लेकिन विशेष तौर से गणेश जी के संदर्भ में ही लिया जाता है। एक दंत
एक छोटा सा बालक अगर उसका एक दांत निकला हुआ है उसको भी हम एक दंत कहेंगे, लेकिन एक दंत जब भी कहा जाएगा गणेश जी की ही बात होती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध है, पहले से ही प्रसिद्ध है, पहले से ही चले आ रहे हैं, प्रसिद्धि पा ली है उस तरफ। ठीक है, तो उनको ही हम यहाँ पर लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी अगर द्विगु समास और बहुव्रीहि समास वाला उदाहरण दे, जैसे त्रिनेत्र दे दिया और पूछे कि जो है इसमें कौन सा समास है, और द्विगु समास बहुव्रीहि समास दोनों दिया हो तो आप बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे। यदि बहुव्रीहि समास ले दिया है तो फिर द्विगु समास। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों में अंतर। और बस एक लास्ट जो है कि समास और संधि में अंतर क्या है उसको आप जानेंगे। हालांकि मैंने इसे स्टार्ट किया तो बताया और संक्षिप्त में बताया कि संधि और समास में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों अध्याय समाप्त हो चुके हैं तो आपको जानना अति आवश्यक है कि दोनों में अंतर क्या है, संधि और समास। देखिए संधि में आपने देखा कि इसमें क्या होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, और अगर इसके तहत जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन समास में क्या होता है, समास में दो पदों को पास पास रखा जाता है, एक उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लिखे हिम प्लस आलय, ठीक है, ये हो जाएगा हिमालय। ठीक है, आपने देखा कि इसमें अ छिपा हुआ है और यहाँ पर आ, इन दोनों वर्णों का मेल हुआ और आ में बदल गया है, आ में परिवर्तित हो गया, तो वर्णों का मेल हुआ। अब यहाँ देखिए नील प्लस कंठ, ये हो गया नीलकंठ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ कोई वर्ण मिल नहीं रहा है, दोनों शब्दों को बस हम लोग पास पास रख दें, ये समास हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर है कि जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, संधि शब्दों को जब अलग अलग कर देते हैं तो वो प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। और इसमें क्या है दूसरा, इसमें जब समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य अंतर है। इसमें वर्णों का मेल होता है, उसमें पदों का बस पदों को पास पास रख दिया जाता है। इसको जब हम संधि शब्दों को अलग अलग करते हैं तो संधि विच्छेद उसे कर रहे हैं, और इसमें समस्त पदों को जब अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संधि और समास में अंतर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस तरह से यह जो है अध्याय 5 समास आज समाप्त हुआ। अब आगे से हम हिंदी बसंत भाग 3 जो आपका है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो अगला पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।